वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। अभी जस्ट जो हमसे जुड़े हैं नए नए स्टूडेंट हमारे मित्र जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। आज मैंने सुबह बीपीएससी जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन एनालिसिस को किया हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, और भी एग्ज़ाम जो होंगे सभी का क्वेश्चन एनालिसिस अब मैं धीरे धीरे करूँगा, क्योंकि मैं अब इस पर एक नया सीरीज ला रहा हूँ क्वेश्चन एनालिसिस पर, ताकि आप लोग समझ सके कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस तरह पूछा जा रहा है और किस सेगमेंट से पूछा जा रहा है और कौन सा सेगमेंट आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो उसमें से आपको 91 क्वेश्चन, वो भी 110 क्वेश्चन में आपको डीएनए, डीसीए, टॉप 10 सीरीज़ और टेलीग्राम पर जो क्विज चल रहा है उससे आपको टैली किया। आप लोग देखे होंगे, आप जो भी नहीं देखें अभी तक जाके देखिए, प्लेलिस्ट में है और लिंक दिया हो रहा था डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। आज का टॉप 10 जो करंट अफेयर्स चल रहा है सीरीज, उसका आज 15वां सेट लेकर आया हूं मैं। आज 15वां सेट है। इसमें आज चर्चा होगी राष्ट्रीय मुद्दा और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष से संबंधित बातों की। और उससे पहले जो भी क्यूरी है दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं तथा विभिन्न प्लेटफॉर्म में यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक से हम लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया रहता है, आप लोग वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए, डायरेक्ट ऐड हो जाइए, या युक्ति टाइप कीजिए। आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर युक्ति टाइप कीजिए और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। चलिए समय बिना गवाए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज सेट 15 का जो क्वेश्चन है आप लोग जान रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दा और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न को शामिल किया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग इस क्वेश्चन को, जितने भी इसके डायग्राम है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अब जो भी आगामी एग्जाम में आने वाले हैं इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, ई रूपी प्लेटफॉर्म को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो एनपीसीआई ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो बाइलिंगुअल होता है, सभी लोग जो जान रहे हैं बाइलिंगुअल होता है। इंग्लिश वाले इधर फॉर्मेट अपना देखते रहेंगे, चलेंगे साथ में, और क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए हिंदी फॉर्मेट को ही एक्सप्लेन करता हूँ। साथ में जहाँ उपयोगी होता है वहाँ पे इंग्लिश को भी साथ ही में देखते चलता हूँ। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, वित्तीय सेवा विभाग। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। ये ऑप्शन बहुत ही खतरनाक है, आप लोगों को बार बार मैं आगाह कर रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसके संदर्भ में। तो पहला क्या, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई, क्योंकि वित्तीय विभाग ने भी सहयोग किया है, परिवार कल्याण मंत्रालय भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग जान रहे हैं बाइलिंगुअल होता है, जो नए जुड़े हैं वो आप लोग दोनों लैंग्वेज में आप लोग जिस तरह उपयोगी हैं आप लोग देख सकते हैं। तो ई जो रूपी प्लेटफॉर्म है, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। यह ई रूपी क्या है? यह डिजिटल एक भुगतान है जिसमें कैशलेस और उसके संपर्क सहित जो भी साधन है उसका उपयोग किया जाएगा, यानी संपर्क जो रहित है, कॉन्टैक्ट लेस है, उसका उपयोग किया जाएगा। यह क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रीमिंग के आधार पर ई वाउचर दिया जाएगा इसके संदर्भ में। तो ये क्या देगा? ई वाउचर, जिसका वो आप लोग, जैसे वाउचर बहुत सा दिया जाता है जिसको आप लोग भुना कर अन्य सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो यह ई वाउचर उपलब्ध कराएगा जिसे लाभार्थी मोबाइल फ़ोन तक पहुंचाया जा सकता है। और इसमें ई रूपी जो होगा बिना किसी भौतिक इंटरफेस से डिजिटल तरीके से लाभार्थी को इसका सेवा प्रदाता सेवाओं को जोड़ता है। तो ये बिना किसी भौतिक इंटरफेस के, यानी किसी भी बिना पेमेंट के यह उपयोगी करेगा। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप लोग जानिए डिजिटल भुगतान का। यह विदेशों में बहुत ही यूरोपियन कंट्री
लैटिन अमेरिकन कंट्री में बहुत से ये सब कॉन्सेप्ट चलते हैं, तो ये उसी का प्लेटफॉर्म है। भारत भी उपयोग ला रहा है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में इसकी मांग बढ़ रही थी। यह सुनिश्चित करता है कि लेन देन को पूरा होने के बाद सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। इसे प्रकृति के प्रीपेड होने के कारण या किसी मध्यस्थ की भागीदारी के बिना सेवा प्रदाता समय का पर भुगतान का आश्वासन देता है। यह मध्यस्थ किसी भी मध्यस्थ का इसका उपयोग नहीं करेगा। ई-रूपी का एक मुक्त भुगतान तंत्र उपयोगकर्ता कि सेवा प्रदाता कंपनी डिजिटल भुगतान ऐप एवं इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर के भुनाने में अनुमति देता है। यह भी किसी भी बिना वाउचर के भी भुनाने का एक्सेस देगा। तो इंग्लिश फॉर्मेट आप लोग यहाँ दिया हुआ है, सेम फॉर्मेट रहता है, सेम एक्सप्लेनेशन रहता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक यहाँ से कॉपी कीजिए, पीडीएफ जब भी मिलेगा और लोगों से जोड़िए। आप इस पीडीएफ को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, ताकि हमसे लोग जुड़ सकें। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उतनी अभी तक हम लोग को उपलब्धि नहीं मिल पाई है, संख्या बहुत कम है। आशा है धीरे धीरे बढ़ेगी, पर आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा हो नहीं सकेगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2021 में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर संग्रह को जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए जीएसटी से आपको बीपीएससी जो प्रोजेक्शन एग्जाम हुआ था 4 से 5 क्वेश्चन पूछा था, तो जीएसटी भी महत्वपूर्ण था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सही देख लेते हैं। ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 39%। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 33%। चलिए देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन के तौर पर शामिल है। जुलाई 2021 में सकल जीएसटी संग्रह जो राजस्व संग्रह 1,16,393 करोड़ रुपये रहा। सीजीएसटी कितना रहा, तो सभी का जो सीजीएसटी 22,197 करोड़ रहा। एसजीएसटी कितना रहा, 28,541 करोड़। आईजीएसटी कितना रहा, 57,864 करोड़। और इसके अतिरिक्त रुपयों पर आयात व संग्रहित किया, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी बैक हो गया था। चलिए संग्रहित जो वस्तु पर आयात संग्रहित है 27,900 करोड़ रुपये सहित है, इसमें ऐड है। और उपकर शेष जो लगा, इसमें शेष आपको लगा है, प्राप्त हुआ है 7,790 करोड़। तो आपको एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है आईजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है और साथ में सीजीएसटी कितना है। तो ये जीएसटी का विभिन्न प्रकार होता है जिसके अंतर्गत राज्य, केंद्र और संयुक्त रूप से संग्रह किया जाता है। तो वो कुल जीएसटी आपको इतना है, उसके बाद विभिन्न इसके जीएसटी के जो भाग है वो आपको संग्रह किया गया। शेष को आप लोग याद रखिएगा, शेष हो सकता है पूछ ले। जुलाई 2021 में जीएसटी जो था संग्रह पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 33% अधिक रहा है। यानी पिछले साल लॉकडाउन के वजह से जीएसटी का संग्रह कम हुआ था, तो ऑटोमेटिक इस साल खुला ओपन 2021 में ओपन हुआ है, तो जीएसटी का वृद्धि होगा। तो सर्वाधिक राजस्व जीएसटी संग्रह कहाँ कहाँ किया गया, सबसे ज़्यादा किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया सबसे ज़्यादा। इसके बाद उड़ीसा है 54%, झारखंड 54%, बिहार का डाटा आप लोग याद रखिएगा, बिहार 21%, और यूपी के जो स्टूडेंट है यूपी वाले 18% याद रखिएगा। और सर्वाधिक कमी कहाँ की हुई है, दमन और दीव में हुआ -99%। यहाँ नहीं संग्रह यहाँ नहीं हुआ पिछले वर्ष गर्त के वजह से, यहाँ पर संग्रह ही नहीं हुआ किया गया है, तो -99% यहाँ संग्रह का आंकड़ा आया है। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश फॉर्मेट में भी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्न में से कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर हो गया। तो कौन सा ऐसा शहर है जो 100% कोविड का टीका लगा लिया है। Which of the following city has become of the first Indian city of recently 100% कोविड वैक्सीनेशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पालमपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है,
एक्सप्लेनेशन, भुवनेश्वर 100% टीकाकरण प्राप्त करने भारत का पहला शहर बन गया है। यह भुवनेश्वर नगर निगम बीएमसी जो था, मुंबई वाला नहीं, बम्बई नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। भुवनेश्वर नगर निगम कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। बीएमसी के पास शहर के करीब 9 लाख लोगों का रिकॉर्ड है जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। तो आप लोग यहाँ से भी पूछा जा सकता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए नवीन पटनायक ने किस हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया, महिला या पुरुष को या दोनों को। चलिए नेक्स्ट, राज्यपाल इनके कौन है, गणेशी लाल हैं। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेंगे, आप लोग देख लीजिए इंग्लिश फॉर्मेट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मुद्दा नेशनल इशू से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू किया। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में, आगामी जो भी एग्जाम होंगे। तो ऑप्शन ए है, पहले इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ ए शॉपकीपर ओवरड्राफ्ट स्कीम। तो इसको कौन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 का ऑप्शन ई, और उपयुक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन ई है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर है, एचडीएफसी बैंक में सीएससी एसपीवी के साथ साझेदारी में छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा का शुरुआत किया गया है। इसका नाम दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना दिया गया है। एचडीएफसी बैंक की इस योजना का उद्देश्य दुकानदारों, शॉपकीपर और व्यापारियों जो मर्चेंट के होते हैं, मर्चेंट्स को नकदी की कमी को दूर करने का उद्देश्य है। तो आपको यहाँ एमसीक्यू के तौर पर ये भी शामिल किया जा सकता है, किसके लिए शुरू किया गया है। बैंक के मुताबिक कम से कम 3 साल काम कर रहे रिटेल में किसी भी बैंक में 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देकर, 6 महीने किसी भी बैंक का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देकर इस योजना का पात्र बन सकता है। कोई भी दुकानदार या मर्चेंट के दुकानदारी हैं, व्यापारी हैं वो। और साथ में एचडीएफसी बैंक विवरण के आधार पर न्यूनतम 50,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा देगा। तो एमसीक्यू के तौर पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इशू से। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 30 जुलाई, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 1 अगस्त, ऑप्शन डी 3 अगस्त, और कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका क्या होगा, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे कब है, 1 अगस्त 2019 से मनाया जा रहा है यह, वैसे 1 अगस्त को यह। चलिए, भारत मुस्लिम अधिकार दिवस पूरे देश में 1 अगस्त ट्रिपल तलाक के संदर्भ में मनाता है। अधिनियम के जश्न के तौर पर मनाया गया था। पहला मुस्लिम अधिकार दिवस 2020 में मनाया गया। तो ये कब है, यह 2019 में आया था एक्ट, उसके बाद से अगले वर्ष से मनाया गया। तो ये सेकेंड मुस्लिम अधिकार दिवस है। तो ये भी आपको एमसीक्यू के तौर पर पूछ सकता है। भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक सामाजिक कदाचार आपराधिक अपराध बनाने के लिए 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया था। इसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो एमसीक्यू के तौर पर यह भी पूछा जा सकता है। इस एक्ट का पूरा नाम क्या था, मुस्लिम महिला विवाह एवं अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज अधिनियम था 2019, मैरिज एक्ट 2019 था, इसका नाम था। तो आपको यहाँ से एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, साइंस टेक एंड स्पेस से। तो इसका पहला प्रश्न है, NISE या निसार सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो नासा किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि जो भी देश का मैं एजेंसी का नाम ले रहा हूँ उसका एजेंसी का नाम क्या है, जो भी कंपनी का नाम हो रहा है उसका नाम क्या है एजेंसी का। पहला है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन सी चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी इसरो के सहायता से निसार सैटेलाइट जो है अपर्चर रडार है उसको
लॉन्च करेगा नासा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या शामिल किया गया है। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह, जिसका उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह में परिवर्तन को वैश्विक मापन करना। यह 2030 में इसकी शुरुआत लॉन्चिंग प्रस्ताव है, 2023 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक डुअल बैंड और LS बैंड यानी डुअल बैंड S और L बैंड का है। तो आपको MCQ में यह भी पूछ सकता है यह अपर्चर किस बैंड पर आधारित होगा, जिसमें भूमि वनस्पति क्रायोस्फीयर के मामूली बदलाव को आंकने का क्षमता होगा, देखने का क्षमता होगा। तो यह किस क्षेत्र में भेजा जा रहा है ये भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि BPSC में देख रहे होंगे आप लोग, BPSC में जो क्वेश्चन पूछा था C49 के तहत, PSLV C49 के तहत वो किस क्षेत्र में भेजा गया था, प्रश्न आपको कहाँ से बनते आप लोग देख लीजिए। नासा L बैंड SR और संबंधित सिस्टमों को विकसित कर रहा है। अब भारतीय ये आपको MCQ के तौर पर यहाँ शामिल कर सकता है, नासा किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है इस इमरजिंग सिस्टम में। तो फिर इसरो S बैंड SR जो बैंड है, L बैंड और S बैंड जो अलग अलग दो बैंड में भेजे जाएंगे, तो S बैंड इसरो करेगा, L बैंड नासा करेगा। साथ ही भारत उसके साथ क्या कर रहा है, अंतरिक्ष यान बस बना रहा है, स्पेस क्राफ्ट बस लॉन्च करेगा, लॉन्च वाहन लॉन्च व्हीकल भी के संदर्भ में कार्य कर रहा है। संबंधित लॉन्च सेवाएं को भी इसमें विकास किया जा रहा है। इसरो के वर्तमान कौन अध्यक्ष हैं, के सिवन है। और मुख्यालय कहाँ, बेंगलुरु, सभी को पता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 3 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आगामी एग्जाम में। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, भारत, बी इजराइल, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमीरात। चलिए इसका सही उत्तर आपको डी ही होगा, 7 का डी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही एक्सप्लेनेशन, संयुक्त अरब अमीरात 3 से 7 वर्ष के बच्चों आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किया है। UAE 317 वर्ष के आयु बच्चों के चीन के किस दवा को वैक्सीन लगाएगा, सिनोफार्म को कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। तो ये किस देश के वैक्सीन है ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का उच्चतम टीकाकरण दरों में से एक है, तो आपको MCQ में ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, पहले से ही 12 से 15 वायु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक जो वैक्सीन को उपलब्ध करा रहा था यह, पर इस वैक्सीन को अनुमति देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर ये सफल हो जाता तो पहला देश UAE बन जाएगा। अब देखते हैं BBIBPCOR भी वैक्सीन किया है, कॉन्सेप्ट इसमें आया था, जिसे सिनफार्मा शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। माना जाता है यह दोनों देश जो टीका है, यह 2 निष्क्रिय वायरस कोविड-19 टीकों का एक सिनफार्मा बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। तो यह विकसित कहाँ से किया गया, चीन के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। चलिए कॉपी आप लोग लिंक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। तो कॉपी पेस्ट करते रहिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला सुनियमित कोविड-19 वैक्सीन सोबार्ना 2 किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी क्यूबा, ऑप्शन ई उपयुक्त कोई एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग गेस करके बताइए। तो सही उत्तर 8 का डी होगा, क्यूबा। क्यूबा में किस संगठन का मुख्यालय आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यूबा को हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। चलिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं। क्यूबा दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन सोबराना 2 विकसित किया है। यह पहले का जो बूस्टर, उसमें बूस्टर का शॉट बूस्टर के साथ 2 वैक्सीन दिया जाएगा। यह रोग सूचक कोविड-19 के 51% प्रभावी है। अगर इस टीके को मंजूरी दे दिया जाता है, यह जून का लास्ट मंथ जून का जो है यह न्यूज़ है, इसलिए
अगर इस टीके को मंजूरी मिल जाता है तो क्यूबा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उत्पादन करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन जाएगा। तो MCQ के तौर में ये भी आपको शामिल कर सकता है। सोवेना 2 क्या है? प्रोटीन टीका है। तो सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेंगे, तो आप लोग देखते रहिए इंग्लिश मीडियम वाले। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाइपराइजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल को निम्न की संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी IISER, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर और ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। क्यों? IRSER और IIT खड़गपुर ने संयुक्त रूप से इस और क्रिस्टल को विकसित किया है। तो एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं क्या है। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान IISER और एवं खड़गपुर के सहयोग से काम कर शोधकर्ता जो थे, यह 100 मरम्मत यानी ऑटोमेटिक 100 मरम्मत पाइजो इलेक्ट्रॉनिक आणविक क्रिस्टल होगा। यह क्यों महत्वपूर्ण है, प्रश्न के तौर पर क्यों शामिल किया गया, इसे आप लोग देखिए नीचे दिया गया। इन क्रिस्टल को बाइपराइजोल ऑर्गेनिक क्रिस्टल कहा जाता है। यह संयुक्त रूप से हाई एंड माइक्रो चिप्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, उच्च परिशुद्धता यांत्रिक कैंसर के में उपयोग किए जा सकते हैं। माइक्रो रोबोटिक्स के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत से क्षेत्र में इनका उपयोग किया जा सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक के तौर पर शामिल किया गया है। विश्व का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव किस योजना किस देश की है? एक्टिव करने की योजना किस देश की है? विश्व का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर जो है एक्टिव करने की योजना किस देश का है? निम्न में से किस देश का है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चीन होगा। चीन ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। अभी प्रायोगिक तौर पर है, इसका रोड में प्रोटोटाइप है। चीन एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना खुलासा के जिसमें ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात यह अगर यह कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र में भी आपको परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का जो सपना विभिन्न देशों का वो पूरा हो जाएगा। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम पर चलेगा। तो भारत का जो कॉन्सेप्ट है परमाणु रिएक्टर उत्पादन में तो कितने चरण में है? तो थोरियम आधारित किस चरण का योजना है भारत का? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए। यह पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा। पिघला हुआ नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो ठंडा हो जाता है और जल्द गर्म हो जाता है। इस प्रकार थोरियम इंसुलेट करता है। यह कॉन्सेप्ट यह विकसित किया जिसमें किसी भी संभावित रिसाव को पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में लीक की तुलना में यह पर्यावरण को सुरक्षित कर देता है। यह प्रशिक्षण पहले वाणिज्यिक रिएक्टर के लिए निर्माण प्रशस्त करेगी जो वर्ष 2030 तक निर्माण करने निर्धारित किया। तो इसका लक्ष्य कब निर्धारित किया, ये भी MCQ के तौर में शामिल किया जा सकता है। तो आप लोग देखिए प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम लोग साथ जुड़े रहिए और बेहतर तरीके से हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग निश्चित होकर आप लोग तैयारी कीजिए बिना शंकित हुए, बिना संकोचित हुए, क्योंकि आपको प्रूफ के साथ मैंने BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो कल का क्वेश्चन 3 तारीख को शायद हुआ था एग्ज़ाम, तो उसका मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ बताया कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टैली किस रूप से किया जा रहा है, कर रहा है हमारे फॉर्मेट से। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।